हेलो फ्रेंड्स, आज की डेट है 25 सितंबर 2023। यूपीएससी प्रीलिम 26 मई को है। तो आज से 223 डेज बचते हैं अगर आप प्री देने वाले होगे 2024 में। तो ठीक है, देखते हैं आज के न्यूज़पेपर में क्या है। फर्स्ट आर्टिकल आधार से रिलेटेड है। ठीक है, मूडी नाम की एक इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने एनालिसिस किया है आधार का जो और कोई कंट्रीज है उनके डिजिटल आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम का उन्होंने एनालिसिस किया है। ठीक है, देखते क्या है पूरे न्यूज़ में। उनकी रिपोर्ट आई है, उसका नाम है डिसेंट्रलाइजेशन फाइनेंस एंड डिजिटल एसेट्स। यहाँ पे देखिए, डिसेंट्रलाइज्ड फिनांस एंड डिजिटल एसेट्स उनकी इसका नाम है। और उन्होंने उनमें अपने इंडिया के आधार सिस्टम के जो वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट डिजिटल आईडी प्रोग्राम है उसका एनालाइज किया है। और उन्होंने बोला इसके अंदर 1.2 बिलियन इंडियंस का डाटा उन्होंने रेसिडेंस का डाटा है इसके अंदर। ठीक है, और ये ग्लोबल रेटिंग मेजर एजेंसी है, इसका पूरा नाम है मूडीज इन्वेस्टर सर्विस, इसका पूरा नाम है। ठीक है, और इन्होंने ये बोला है कि जो इंडिया का आधार प्रोग्राम है वो वल्नरेबल सिचुएशन में, क्यों वल्नरेबल सिचुएशन में, आधार सिस्टम इनेबल्स एक्सेस टू द पब्लिक एंड प्राइवेट सर्विसेज। आधार के इसमें एक्सेस मिलता है पब्लिक एंड प्राइवेट को। ठीक है, थ्रू वेरिफिकेशन ऑफ फुटप्रिंट्स, फिंगरप्रिंट्स के वेरिफिकेशन से उनको आधार सिस्टम का एक्सेस मिलता है। अगर वो नहीं काम कर रहा तो ओटीपी से मिलता है। ठीक है, उन्होंने ये बोला है कि इसमें ना बर्डन ऑफ एस्टेब्लिशिंग ऑथराइजेशन एंड कंसर्न्स अबाउट बायोमेट्रिक रिलायबिलिटी। तो इसमें इन्होंने ये बोला है कि जो ह्यूमिड कंडीशंस में वर्कर्स काम करते हैं उनके बायोमेट्रिक अगर काम नहीं करेंगे तो आप उनको पेमेंट कैसे करें, क्योंकि इंडिया ने अभी आधार बेस्ड, यहाँ पे देखिए आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम लाया है। इसके अंतर्गत वो मनरेगा को पेमेंट करेंगे, मनरेगा के वर्कर्स को पेमेंट करेंगे। तो ये इसको इंडिया ने इसकी जो टाइम लाइन है वो 5th बार बढ़ा दी गई है। अभी इसको टाइम लाइन दी गई है 31 दिसंबर तक दिस ईयर के। ठीक है, ये और यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया एडमिनिस्टर्स द आधार, ये एडमिनिस्टर करता है आधार को। और उन्होंने बोला है कि जब आधार आप यूज़ करते हो तो उसमें बहुत बार सर्विस डिनायल्स आते हैं। ठीक है, ये उन्होंने क्वेश्चन बताया। और उन्होंने बताया कि जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, अगर उनको अगर आप आधार बेस से कर दोगे तो बहुत सारे जो गवर्नमेंट्स के वेलफेयर स्कीम है तो वहाँ पे आपको बर्डन आएगा उसके ऊपर, और वो कभी कभी काम भी नहीं करता था इससे, वो उन्होंने बोला है। ठीक है, यही इस न्यूज़ में। और आगे कुछ डाटा इंपॉर्टेंट है। द रेटिंग एजेंसी टर्म द आधार एंड न्यू क्रिप्टो बेस्ड डिजिटल। देखो जो आधार है ना अपना वो सेंट्रलाइज्ड है। सेंट्रलाइज का मतलब एक जगह पे एक बेस होगा, जैसे कि बैंक होगा, कुछ होगा, तो वहाँ पे पूरा डाटा होगा। और उन्होंने बोला कि आप डिसेंट्रलाइज्ड डाटा स्टोरेज करो, डिसेंट्रलाइज सिस्टम बनाओ। ठीक है, तो देखते क्या बोलते हैं आर्टिकल में। द रेटिंग सिस्टम एजेंसी टर्म द आधार एंड न्यू क्रिप्टो बेस्ड डिजिटल आइडेंटिटी टोकन कॉल्ड वर्ल्ड लाइन। वर्ल्ड लाइन जो है ना, ये क्रिप्टो बेस्ड डिजिटल आइडेंटिटी टोकन सिस्टम है। ठीक है, and the two digital IDs in the world stand out due to their scale and extent of innovation। आधार एंड वर्ल्ड लाइन ये दो है जो कि वर्ल्ड में आउटस्टैंड करते हैं। ठीक है, मूडी ने क्या बोला है, मूडी मेड पिच फॉर मतलब उसके लिए क्या बोला है उन्होंने, मतलब उसको सपोर्ट किया किसको, फॉर डिसेंट्रलाइज्ड आईडी DID। ठीक है, सिस्टम्स फॉर डिजिटल वॉलेट्स, डिजिटल वॉलेट जैसे डिसेंट्रलाइज सिस्टम है उसको उन्होंने किया है। क्योंकि जो डिजिटल वॉलेट्स है ना वो बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन कैपेबिलिटीज दैट गिव्स द यूजर मोर कंट्रोल ऑफ द प्राइवेट डाटा एंड कैन रिड्यूस द ऑनलाइन फ्रॉड्स। क्योंकि इसमें जो यूजर है उसको ज़्यादा कंट्रोल दिया गया है। ठीक है, साइटिंग यूजफुल प्रोग्रामिंग कैंटेलोनिया, अजरबैजान एंड इस्टोनिया, यहाँ पे भी ब्लॉक बेस्ड सिस्टम यूज किए जाते हैं डिजिटल आइडेंटिटीज के लिए। इस्टोनिया का उन्होंने एग्जांपल दिया है कि इस्टोनिया नोन फॉर इज फुली डिजिटाइज पब्लिक सर्विसेज, ये याद रखिए। एंड एम्ब्रेस्ड SI, ठीक है, सेल्फ सर्विंग आइडेंटिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए इस्टोनिया का ये। टू ग्रैंड सिटीजन्स कंप्लीट कंट्रोल ओवर द डिजिटल आइडेंटिटीज। ठीक है, तो इस्टोनिया का SSI, ठीक है, ये सिस्टम है सेल्फ सॉवरेन आइडेंटिटी। ये इस आर्टिकल में आधार का। एक बार मैं फिर से समराइज करता हूँ। मूडी ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया है आधार के ऊपर। उन्होंने बोला है कि जो बायोमेट्रिक सिस्टम है और OTP है वो वल्नरेबल है, ऑथेंटिकेशन में बर्डन आ रहा है,
और ये सेंट्रलाइज सिस्टम है अदर, तो उसको आप डिसेंट्रलाइज करो, ठीक है, ये मूडीज ने बोला है। ओके, सेकंड आर्टिकल जो है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिगार्डिंग है 2000। देखिए 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी और उन्होंने बोला था कि हम मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट्स ऑप्शन देंगे हायर एजुकेशन। ये कैसे होगा मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। देखिए अगर आप फर्स्ट ईयर में हो इंजीनियरिंग है, तो आपको इंजीनियरिंग करने से मन भर गया तो आप बोलेंगे मैं मेडिकल में जाऊंगा, तो आप सेकंड ईयर मेडिकल में जा सकते हो, ठीक है। सेकंड ईयर आपने मेडिकल किया, फिर आप बोले मैं आर्ट्स में जाऊंगा, फिर आर्ट्स में जा सकते हो। तो ये मॉडल है। तो इसको बहुत सारे स्टेट्स ने ना बोला है, कुछ स्टेट ने हाँ बोला है। देखते हैं इसमें क्या है, ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में फर्स्ट बार रिकमेंड किया था कि मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिस्ट होगा, ठीक है। और इसमें ना पार्लियामेंट्री कमेटी पैनल हाउस ऑफ पैनल्स की एक रिपोर्ट आई है, तो उन्होंने बोला है कि सेंटर को एडवाइस किया है सेंटर टू होल्डर डिस्कशन विद द स्टेक होल्डर्स मतलब स्टेट्स और जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनके साथ आप बातचीत करो। द पैनल इन द रिपोर्ट टाइटल्ड, ये पैनल की रिपोर्ट का नाम है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इन हायर एजुकेशन, ठीक है। इसके अंदर उन्होंने ये बोला है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला ये विजुअल से देखते हैं अपन। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 promises द मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफरिंग अ ग्रेटर अटेंशन टू लाइफ एस्पिरेशन एंड ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ग्रेटर एस्पिरेशन एंड ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी फॉर स्टूडेंट्स होगा। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने बोला है इट रिमूव द रिजिड बाउंड्रीज एंड क्रिएट्स अ न्यू पॉसिबिलिटीज फॉर लॉन्ग लाइफ लर्निंग, ठीक है। स्टूडेंट्स कैन ऑप्ट फॉर इट, कब कब ये इसको यूज कर सकते हैं, ग्रेजुएशन लेवल पे, मास्टर्स लेवल पे एंड डॉक्टर्स लेवल पे। द सर्टिफिकेट विल बी प्रोवाइडेड आफ्टर द कंप्लीटिंग 1 ईयर ऑफ स्टडी। डिप्लोमा कब मिलेगा, 2 ईयर्स ऑफ स्टडी कंप्लीट करने के बाद, और डिग्री 3 ईयर स्टडीज कंप्लीट करने के बाद मिलेगी, ठीक है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट विल बी डिजिटली स्टोर, जैसे कि आप फर्स्ट ईयर में एक कॉलेज में है तो उसका आपका ऑनलाइन क्रेडिट स्टोर हो जाएगा कि भाई इसने 1 ईयर इस कॉलेज में कंप्लीट किया, अगले इसका अगले इसमें, तो ये सारी क्रेडिट स्कोर होंगे। एकेडमिक बैंक, तो इसको बोलेंगे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बोलेंगे, विल बी डिजिटली स्टोर, ठीक है, ये उन्होंने बोला है। एकेडमिक क्रेडिट विल अर्न बाय द स्टूडेंट्स, ठीक है। The Kerala government had decided not to implement the multiple entry and multiple exit scheme, ठीक है। इन्होंने ये बोला है state will allow the multiple entry but exit will be allowed either after the 3 years with a degree or after the 4 years with honors degree। ये स्टेट ने बोला है, ये पैनल ने बोला है कि स्टेट अलाउ कर सकती है, लेकिन कब, जब उसकी 3 ईयर डिग्री हो जाए, 4 ईयर का ऑनर्स हो जाए तब, ठीक है। ये था पूरा आर्टिकल में, बाकी कुछ भी नहीं है। इन्होंने ये भी बोला है कि इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है और अगर आप इतने बड़े पॉपुलेशन पे अगर ऐसे करोगे तो आपका कितना कॉलेज में इनटेक हो, मतलब एडमिशन होगा, कितने बाहर जाएंगे, ये प्रिडिक्ट तो नहीं कर पाएंगे हायर एजुकेशन। वेस्टर्न कॉलेज में पॉपुलेशन कम होती है तो वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं कर पाओगे, इसलिए उन्होंने बोला है कि आप इसको इम्प्लीमेंट मत करो, ठीक है। मत करो मतलब स्टेक होल्डर से बात करो, ठीक है, ये इन्होंने बोला है। और क्या बोला इन्होंने देखते हैं। द इंस्टीट्यूशन विल नॉट, तो वही जो मैंने आपको बोला, इन एंड आउट ट्रैफिक उनको आइडिया नहीं होगा। और हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, प्यूपिल टीचर रेशो यहाँ से डिस्टर्ब हो सकता है, जैसे कि कितने बच्चों के लिए कितने टीचर चाहिए। अगर बच्चे बहुत ज़्यादा हो गए और टीचर कम हो गए, कोई अच्छी यूनिवर्सिटी है तो वहाँ पे ज़्यादा बच्चे जाएंगे, कोई अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है तो वहाँ पे बच्चे कम हो जाएंगे, तो पीपल एंड स्टूडेंट रेशो कम हो जाएगा। और उन्होंने बोला है कि आप बच्चों को जो ऑप्शन दे रहे हो, ठीक है, देयर एजुकेशन पाथवे के लिए, तो उसमें ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, ये अच्छी बात है। लेकिन इसके लिए सेंटर को ना एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन बनानी चाहिए। सेंटर शुड डेवलप अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन एंड वेल डिफाइंड फ्रेमवर्क फॉर एमएसएमई। उसके अंदर क्या क्या आएगा वेल डिफाइंड फ्रेमवर्क में, स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आएगा, क्रेडिट ट्रांसफर मैकेनिज्म आएगा, फॉर क्लियर रोड मैप फॉर स्टूडेंट्स परस्यूइंग द डिफरेंट एग्जिट पॉइंट्स। तो ये स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्रेडिट सिस्टम मैकेनिज्म कैसे होगा वो सेंटर ने डिफाइन करना चाहिए। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड क्रेडिट एक्यूमुलेशन एंड ट्रांसफर सिस्टम कैसे होगा, दैट अलाउ स्टूडेंट टू अर्न द ट्रांसफर द क्रेडिट सीमलेसली अक्रॉस द इंस्टीट्यूशन व्हिच फैसिलिटेट स्मूथ ट्रांजेक्शन बिटवीन द डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन फ्रॉम सर्टिफिकेट कोर्स टू डॉक्टरल प्रोग्राम्स, ये उन्होंने बोला है, ठीक है। ये याद रखिए, क्रेडिट एक्यूमुलेशन एंड ट्रांसफर सिस्टम ये बनाना चाहिए, ये इन्होंने बोला है, ठीक है। फर्स्ट पेज पे यही 2 आर्टिकल थे। और थर्ड आर्टिकल यहाँ पे एक है कि कास्ट बेस्ड सेंसस
एंड सोशो इकोनॉमिक सेंसन केरला जल्दी करेगा। अभी मैं आपको बताता हूँ ये क्यों करेंगे, ये ओबीसी को लिस्ट रिवाइज करने के लिए करेंगे। अभी बिहार ने किया था, तो उसको सेंटर ने बोला था कि आप ऐसा सेंसस कंडक्ट नहीं कर सकते क्योंकि यूनियन लिस्ट के 69th एंट्री के अंदर ही सेंसस पॉइंट आता है, तो ये स्टेट की अथॉरिटी नहीं है। तो बिहार ने पटना कोर्ट के हाई कोर्ट में अंदर ये बोला था कि हम तो सेंसस कंडक्ट ही नहीं कर रहे थे, हम तो कास्ट बेस सर्वे कंडक्ट कर रहे थे। सर्वे और सेंसस में डिफरेंस होता है, सर्वे तो बस गवर्नमेंट डाटा ले सकते हैं ना, ठीक है। तो ये उन्होंने बोला, और बिहार हाई कोर्ट ने, पटना हाई कोर्ट ने सॉरी, तो इसको आप मतलब उसको विथहोल्ड किया कि आप कर सकते हो कास्ट बेस सेंसस ओबीसी की लिस्ट रिजर्व करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद पटना हाई कोर्ट ने एक रूलिंग की सहारा लिया था, उसमें उन्होंने बोला था कि इंदिरा साहनी केस में टू रूल दैट देयर इज नो फॉल्ट विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ कास्ट, ठीक है, इन बिड टू एलिमोरेट सोशल बैकवर्डनेस एज अ इन्विसिज्ड अंडर आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 16 सब क्लॉज 4 के अंदर अगर आपको डाटा चाहिए होगा तो यू कैन कंडक्ट द सेंसस, ठीक है। तो ये अभी केरल भी कंडक्ट करेगा। और ये याद रखिए कि बिहार का जो केस है उसका तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग चल रहा है अभी, ठीक है। पटना हाई कोर्ट ने उसके फेवर में वर्डिक्ट दिया था, लेकिन अभी वहाँ पे ही चल रहा है, ठीक है। यही था फर्स्ट पेज में। एडिटोरियल एक है, एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है, साइमल्टेनियस पॉलिसी रिगार्डिंग है। प्रशांत भूषण एक प्रोमिनेंट लॉयर है, इन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। तो इन्होंने ये बोला है कि देखिए अभी इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ठीक है, इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी है, और यूएसए में प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला है कि आप ना पार्लियामेंट्री फॉर्म में डेमोक्रेसी के अंदर आप साइमल्टेनियस इलेक्शन नहीं ला सकते। पहले ये समझे साइमल्टेनियस इलेक्शंस क्या होता है। साइमल्टेनियस इलेक्शन मतलब पार्लियामेंट के इलेक्शंस, मतलब लोकसभा के इलेक्शंस और राज्यसभा के इलेक्शन, राज्यसभा ने लोकसभा के इलेक्शंस और स्टेट असेंबली के इलेक्शंस, लोकसभा के स्टेट असेंबली के इलेक्शंस एक साथ होंगे, एक ही दिन होंगे, एक ही दिन नहीं होंगे बट फेज वाइज मैनर में, लेकिन एक ही साथ होंगे, ठीक है, 5-5 साल के बाद। तो यहाँ पे राइटर ने बोला है कि अगर आप पार्लियामेंट्री सिस्टम रखोगे और पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर किसी स्टेट का अगर आप साथ में कर भी लोगे और किसी स्टेट का अगर समझो नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है तो फिर कैसे करोगे आप। तो उन्होंने इसमें ये बोला है कि अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम अगर रखोगे तो राइटर ने एक सोल्यूशन दिया है कि आप अगर समझो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र स्टेट असेंबली, और इसका नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, ठीक है। तो ये बोलते जैसे ही नो कॉन्फिडेंस मोशन आप पास कर रहे हो उसके साथ आप कॉन्फिडेंस मोशन जो अपोजिशन पार्टी का है, अपोजिशन पार्टी का जिन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए गवर्नमेंट पे प्रेशर लाया, आप उनको बोलो आप कॉन्फिडेंस मोशन प्रूव करो, ठीक है। अगर वो मेजोरिटी में आ जाते तो टेन्योर मतलब कोलैप्स होगी नहीं गवर्नमेंट, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनके पास मेजोरिटी नहीं है, इसकी वजह से वो पावर में नहीं है ना। अगर उनके पास मेजोरिटी तो वही गवर्नमेंट फॉर्म कर लेते अपोजिशन ही, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने बोला है कि प्रशांत भूषण ने बोला है कि आप पार्लियामेंट्री सिस्टम को छोड़ दीजिए और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी के पास जाए, जैसे कि यूएसए में, ठीक है। यूएसए के अंदर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, इसके अंदर गवर्नर और प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाते हैं डायरेक्ट, पीपल ही डायरेक्ट उनको इलेक्ट करते हैं, दे आर नॉट मतलब वो लेजिस्लेटर को अकाउंटेबल नहीं होते, ठीक है, उनको मेजोरिटी मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है। और अगर उसके अंदर अगर आप प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन करते हो जिसके अंदर प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स, ठीक है, प्रेसिडेंट्स एंड गवर्नर डायरेक्टली इलेक्टेड, मेरी बात याद रखना, डायरेक्ट इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट एंड गवर्नर का, ठीक है। तो वो सूट कर सकता है साइमल्टेनियस इलेक्शन के लिए, ठीक है। तो इसके लिए आपने को ना अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे, और राइटर ने यहाँ पे बोला है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कहाँ कहाँ अमेंडमेंट करनी पड़ेगा अगर पोस्ट प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाना होगा। तो पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि यूनियन से डील करता है, इसके अंदर चैप्टर 1 और चैप्टर 3 में करना पड़ेगा। उसके बाद पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में करना पड़ेगा स्टेट्स के अंदर चैप्टर 3 एंड चैप्टर 2 एंड चैप्टर 4, ठीक है, इसके अंदर करना पड़ेगा। उसके बाद आपको सेवरल न्यू प्रोविजंस ऐड करने पड़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन से रिगार्डिंग द पावर ऑफ प्रेसिडेंट्स एंड गवर्नर्स एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, और इनके टाइमलाइन कैसी कैसी होगी, लाइन ऑफ सक्सेशन कैसी कैसी होंगी, इसके ऊपर इन्होंने और एक पॉइंट यहाँ पे ये भी बोला है कि इन्होंने बोला है कि जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है कुछ लोगों के हिसाब से कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो बेसिक स्ट्रक्चर, अभी बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, इंदिरा साहनी केस में नहीं इंदिरा साहनी केस में सॉरी केशवानंद भारती केस में अंदर 1973 में
सुप्रीम कोर्ट ने इन बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन दिया था। इसके अंदर उन्होंने बोला है कि कुछ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जो बेसिक स्ट्रक्चर, इसको आप अमेंड ही नहीं कर सकते, चेंज ही नहीं कर सकते, उसके कॉन्स्टिट्यूशन सर्वाइव नहीं कर सकता। तो कुछ लोग बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को बेसिक स्ट्रक्चर बोला है, लेकिन राइटर जो प्रशांत भूषण है उन्होंने बोला ये बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्रिन के अंदर नहीं आता है। ठीक है, ये नहीं आता है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अंदर, तो इसको आप अमेंड कर सकते हो। बेसिक स्ट्रक्चर में उनके हिसाब से आता है डेमोक्रेसी, नॉट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और उन्होंने ये बोला है कि एक ही ऑप्शन है, आपको शिफ्ट करना पड़ेगा प्रेसिडेंशियल सिस्टम में अगर आपको ये करना होगा। और उन्होंने ये बोला है कि अभी गवर्नमेंट ने एक कमेटी भी बनाई थी, कमेटी बनाई है अभी फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के अंतर्गत, कि आप आपके सजेशन दो साइमल्टेनियस इलेक्शन पे। और इसको अपोजिशन जो इन्होंने अपोज किया है, जो इंडिया नाम का अलायंस जिन्होंने बनाया अभी उन्होंने अपोज किया है। देखते हैं अभी क्या होता है। तो ये एडिटोरियल था, ये इंपॉर्टेंट था, बस यही था, इतना ही था इस एडिटोरियल में। ठीक है, उसके बाद फुकुशिमा न्यूक्लियर वेस्ट कंट्रोवर्सी इंपॉर्टेंट है। देखिए 2021 में जापान ने बोला है कि जो 30 मतलब फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसमें 2011 में अर्थक्वेक और सुनामी आया था, जिसकी वजह से उनके न्यूक्लियर पावर प्लांट में पानी जम गया था, तो उसके अंदर रेडियो केमिकल्स का ये हो गया। ठीक है, रेडियो केमिकल्स उसके अंदर, रेडियो एक्टिव केमिकल्स उसके अंदर है, जैसे ट्रिटेनियम। ठीक है, तो वो है, तो वो गवर्नमेंट 10 साल के बाद, मतलब आफ्टर अ डिकेड दे आर रिलीजिंग इट, और उसको रिलीज 30 ईयर्स में दम दम से थोड़ा थोड़ा करके निकाल देंगे। ठीक है, इससे रिगार्डिंग ये एडिटोरियल मतलब ये आर्टिकल है। तो देखिए जापान ने बोला है कि जो वो वाटर है जिसको न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर सुनामी के वक्त जो फंस गया था और जिसको बंद कर दिया गया था, अभी हम उसको ट्रीट करेंगे, मतलब उसको ट्रीटमेंट करेंगे और उसको फिर बाद में सी के अंदर निकाल देंगे। ठीक है, और उसके लिए उन्होंने कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, वो एडवांस लिक्विड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी सिस्टम। ठीक है, एडवांस लिक्विड प्रोसेसिंग सिस्टम वो यूज करेंगे विच विल रिमूव 62 टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल्स। बट इसके अंदर ना ट्रिटेनियम नहीं निकालेंगे। जापानीज गवर्नमेंट ने ये बोला है कि इसके अंदर ट्रिटेनियम का कॉन्सेंट्रेशन एक्सीड नहीं करता इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से, जैसे कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने जो स्टैंडर्ड दिया है उससे कम है। और उन्होंने बोला है कि जो कंटेमिनेटेड वाटर है उसके अंदर 6 टाइम लेस देन द लिमिट ऑफ द ट्रिटेनियम ऑफ इन ड्रिंकिंग वाटर। डब्ल्यूएचओ ने जो ड्रिंकिंग वाटर में ट्रिटेनियम का लिमिट दिया गया उससे तो 6 टाइम लेस उसमें ट्रिटेनियम है। ठीक है, तो उसको हम अभी ये पानी सी के अंदर छोड़ देंगे। तो इसके उसके ऊपर चाइना ने बोला है कि वी विल बैन द, उन्होंने बैन कर दिया है सी फूड जापान से एक्सपोर्ट करना। ठीक है, इंपोर्ट करना जापान से उन्होंने बैन कर दिया है। और उन्होंने उसके बाद बहुत सारे आजू बाजू के जो कंट्री है, रशिया, जापान, साउथ कोरिया, इन्होंने भी बोला है कि आप यहाँ पानी मत छोड़िए सी के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट के इसका। ठीक है, और ट्रिटेनियम इज इजीली अब्सॉर्ब्ड बाय द बॉडीज ऑफ लिविंग क्रिएचर व्हेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रीटेड वाटर। ठीक है, ट्रीटेड वाटर एंड ट्रिटेनियम वाटर अलग अलग है। ठीक है, ट्रिटेनियम इज इजीली अब्सॉर्ब्ड बाय द लिविंग, देखिए यहाँ पे titanium is easily absorbed by the bodies of living creatures when it is in the form of treated water and rapidly distributed throughout the bodies via blood. Since the treated water can be passed through the uh, placentia, it is lead to the development of effects in the bodies when ingested by the pregnant woman. ठीक है, chemically saying that there is no difference between treated water and water with treated। ठीक है, तो ये इन्होंने बोला है। और इसका अगर इसको ऑब्जर्व करेंगे तो प्रेग्नेंट जो वुमन होगी अगर वो कंज्यूम करती है तो बेबी पे इसके बहुत ज़्यादा असर हो सकता है। और टाइटेनियम ऑब्जर्व करती है लिविंग बॉडी, ये भी इन्होंने बोला है। ठीक है, और ये 30 साल में स्लोली स्लोली उसको ऑब्जर्व करते रिलीज करेंगे। और उसके लिए उन्होंने उनके लोकल जो फिशर्समैन है वहाँ के, उनको लोगों के अंदर जो अफवाह पसरी है, उन्होंने बोला कि हम सी फूड नहीं खाएंगे, ये नहीं करेंगे। उसकी वजह से उन्होंने जो वहाँ पे जो फिशर्समैन है उनको 60 बिलियन येन कंपनसेशन दे दिए। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट है। और उसमें देखिए 2011 से पहले जब सुनामी, जब अर्थक्वेक आया, सुनामी आया, तो उससे पहले वहाँ पे 30% जो इलेक्ट्रिसिटी नीड्स थी वो न्यूक्लियर पावर प्लांट से फुलफिल होती थी, लेकिन उसके इंसिडेंस के बाद अभी सिर्फ 10% ही हो रही है। जापान ये क्यों कर रहा है, क्योंकि उनको ना न्यूक्लियर पावर प्लांट से फिर से एनर्जी बना के यूज करनी। ठीक है, उसके बाद डिफेंस बोर्ड डिस्कस द प्लान टू
प्लान फॉर सेकंड विक्रांत लाइक कैरियर। तो ठीक है, ये बनाएंगे, इतना ही याद रखिए। यहाँ पे एक न्यूज इंपॉर्टेंट है, फाइव आईज गेव कनाडा इंटेल टू निज्जर केस। ठीक है, अगर आप वीडियो रोज देख रहे होंगे, डिस्कशन वीडियो रोज देख रहे हो, तो आपको पता होगा निज्जर केस क्या है। कनाडा के अंदर हरदीप सिंह निज्जर नाम के एक खालिस्तानी एक्टिविस्ट का मर्डर, मतलब किलिंग हो गई, उनको शूट गन डाउन कर दिया गया। तो कनाडा के प्रेसिडेंट ने इसका आरोप इंडिया के ऊपर लगाया, इंडिया के रॉ एजेंसी के ऊपर लगाया कि आपने ये करवाया है। ठीक है, तो यूएसए ने बोला है कि ये कनाडा को इन्फॉर्मेशन किसने दी कि ये रॉ नहीं करवाए, तो ये 5 आईज बोल के एक इंटेलिजेंस शेयरिंग अलायंस है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए इसको। इसमें कौन कौन सी कंट्री आती है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके एंड यूएसए, ये 5 कंट्री आती है, ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5 आईज अलायंस कौन कौन सी कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड एंड यूके एंड यूएसए। ठीक है, उसके बाद जयशंकर जी ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 70th सेशन न्यूयॉर्क में अटेंड किया। वहाँ पे उन्होंने बोला है कि वर्ल्ड इज वेरी मच ऑफ डबल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ये इन्होंने बोला है। जैसे कि उन्होंने बोला कि G20 प्रेशर में आया नहीं, उन्होंने जैसे कि यूरोप को जो चाहिए, वर्ल्ड को जो चाहिए, वो बातें, यूरोप की बातें नहीं की। यूरोप को क्या चाहिए, उन्होंने क्या बोला है कि यूरोप, जयशंकर वॉज टू यूरोप, उन्होंने बोला है कि यूरोप प्रॉब्लम्स आर द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम। यूरोप की मेंटेलिटी क्या है, उन्होंने बोली कि यूरोप की जो प्रॉब्लम है वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, बट द वर्ल्ड प्रॉब्लम्स आर नॉट द यूरोप प्रॉब्लम। लेकिन जो दुनिया के प्रॉब्लम है वो यूरोप के प्रॉब्लम नहीं, ये उन्होंने बोला है कि इससे हम बाहर आके हमने G20 में न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन दिया। ठीक है, और वहाँ पे हमने यूक्रेन वॉर को भी नहीं किया, लेकिन जो वर्ल्ड के प्रॉब्लम से वो दिखाए। ठीक है, और उन्होंने बोला है कि जो ग्लोबल साउथ है, ग्लोबल साउथ का मतलब होता है जो पुअर कंट्रीज है, डेप के अंदर जो अफ्रीकन कंट्रीज आए उनको ग्लोबल साउथ कंट्रीज बोलते हैं। डेप रिसोर्स मीट द क्लाइमेट एक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, डिजिटल एक्सेस, न्यूट्रिशन, जेंडर वेयर इशूज कंसर्न टू द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू मिस्टर जयशंकर। उन्होंने यही बोला है कि वर्ल्ड के हिसाब से तो डिजिटल एक्सेस, न्यूट्रिशन, जेंडर, ये इश्यूज है। ठीक है, ना कि बस कि एक ही चीज जो कि यूक्रेन में चल रहा है, वॉर वॉर वॉर, वो छोड़ के भी आजू बाजू में बहुत सारी चीजें हो रही है। ठीक है, यही उन्होंने बोला। उसके बाद नासा फर्स्ट एस्ट्रॉइड सैंपल लैंडेड ऑन द अर्थ आफ्टर रिलीज फ्रॉम द स्पेसक्राफ्ट। देखो, एस्ट्रॉइड है बेनू नाम का, एक एस्ट्रॉइड है बेनू, जिसके ऊपर ना नासा ने एक अपना स्पेसक्राफ्ट बैठा था, जो उसके ऊपर लैंड हुआ और उसके ऊपर उन्होंने सैंपल निकाले और वो वापस अर्थ के पास भेजे। ठीक है, ओरियस रेक्स, ओसिरिस रेक्स, ये स्पेसक्राफ्ट है जिसने अभी एक सैंपल कैप्सूल इंडिया के पास, मतलब सॉरी इंडिया के पास ने अर्थ पे भेजा है, जो अभी इनको मिल गया है। और ये मिलिट्री लैंड पे लैंड हुआ है, उनके वहाँ पे एक एरिया है, रिमोट एक्सपांस ऑफ मिलिट्री लैंड, वहाँ पे वो लैंड हुआ है। तो वो एक कप के हिसाब से, कप की इतना है जिसके अंदर एटलीस्ट अ कप ऑफ रबल्स फ्रॉम द कार्बन रिच एस्ट्रॉइड नोन एज बेनू, बेनू से इन्होंने सैंपल्स लाए। और इससे पहले जापान एक कंट्री था, इन्होंने भी एस्ट्रॉइड से सैंपल्स वापस लाए थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये क्यों करते हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अर्थ एंड लाइफ फॉर्म्स, इसके लिए ये कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप इसको आपको वीडियो इसका आपको पीडीएफ चाहिए डिस्कशन का, तो आप इसको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, तो आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू।